नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल की तारीख में हमने आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित का मॉडल पेपर नंबर 11 उपलब्ध कराया था और उसमें हमने बताया था कि आप इसको सॉल्व करके अच्छे से रखिए। फिर जब मैं इसका सोल्यूशन वाला वीडियो अपलोड करूंगा तो आप अपने जितने भी आंसर्स हैं वो मैच कर लीजिएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं, आपके कितने नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद, अपने आंसर मैच कराने के बाद आप लोग अपने नंबर जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए, देखते तो बहुत लोग हैं, मैच भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन कोई नंबर शेयर नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो नंबर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी मत शर्माइए, अपने नंबर शेयर कीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि हमें भी ये अंदाज़ा मिल सके कि आखिर हमने अभी तक इतना पढ़ाया है तो आपको कितना समझ में आया और आपकी क्या स्थिति है इस समय। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं, कितनी होती हैं? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, 1, 2, 50 या फिर अनंत। तो यहाँ पर किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी अनंत। कैसे होंगी? मान लेते हैं कोई संख्या है 5/4। अब इसकी समतुल्य निकालना है तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो एक संख्या आ गई, समतुल्य आई 10/8। ठीक है, अगर इसी तरह और भी मान लीजिए हम 3 से गुणा करें नीचे ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 12, यानी 15/12, ये भी समतुल्य है। तो आप जितना गुणा करते जाएंगे, एक ही नंबर से ऊपर नीचे गुणा करते तभी तो समतुल्य मिलती है। तो इसी तरह आप गुणा करते जाइए, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ये अनंत है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा अनंत। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय प्रयुक्त हुआ है तो वह त्रिभुज क्या होगा? आपको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। अगला प्रश्न है, 3x-5 बराबर x प्लस 3 में x का मान क्या होगा? तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये x उस तरफ चला जाएगा, 3x माइनस एक्स, और 5 उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो 3 और 5 होता है 8, 2x माइनस एक्स हो जाएगा 2x, x बराबर 8/2 यानी 4 यहाँ पर वैल्यू आएगी x की, उत्तर हो जाएगा 4। अब आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, व्यंजक 3ab प्लस 2ac प्लस 3ad में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? उभयनिष्ठ का मतलब है जो तीनों में हो। तो ऐसी कौन सा चीज है जो तीनों में है? आप देख सकते हैं, ये जो a है, a तीनों में है, तो इसका ये मतलब है a उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अगला प्रश्न है, दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? 1, 10, अनंत या कोई परिमेय संख्या नहीं होती। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा सही वो होगा अनंत। कोई भी दो क्रमागत पूर्णांक है, मान के चलिए 5 और 6 है। ठीक है, 5 और 6 है, तो इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या होंगी वो अनंत होंगी। अगर ये पूछ दे कि इन दोनों के बीच में पूर्णांक संख्या कितनी होंगी, तो पूर्णांक एक भी नहीं होंगी। लेकिन अगर परिमेय पूछेंगे तो परिमेय संख्याएं अनंत होंगी। तो ऑप्शन सही होगा अनंत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, 3x² माइनस bx² प्लस by² माइनस 3y² का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर इसको कैसे गुणनखंड करेंगे वो देख लेते। यहाँ आप देख सकते हैं, ये लिखा 3x² और ये आपका bx² प्लस by² माइनस 3y²। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कॉमन मिल जाएगा? यहाँ पर x² कॉमन मिल जाएगा, तो हमने x² कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ से बचेगा माइनस का b। अभी 3 माइनस b को हम सेम टू सेम ऐसे उठा के इधर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसके बाद आप समझ सकते हैं क्या होगा। फिर यहाँ पर हमें क्या करना होगा? इस 3 माइनस बी को उठा के हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है -3y²। ठीक है, तो 3 यहाँ से काट देंगे तो बचेगा -y², तो इसी -y² को हमने बाहर रख लिया। तो ये आपके सामने आ गया। एक ब्रैकेट में आएगा x² माइनस y², दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3 माइनस b। अब x² माइनस y² का फार्मूला लगा दीजिए। एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई और 3 माइनस बी। ये आपके सामने इसका गुणनखंड यानी इसका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 दे रखी है, अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर है और चौड़ाई 110 मीटर है। कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात करो।
अब देखिए हेक्टेयर में ज्ञात करना है, तो हेक्टेयर में ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें कृषि वो जो फार्म है उसका क्षेत्रफल हमें वर्ग मीटर में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल क्या करेंगे, वर्ग मीटर में निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको हम हेक्टेयर में चेंज कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कृषि फार्म का क्षेत्रफल पहले हम निकाल लेते हैं। 240 लंबाई थी, 110 चौड़ाई थी, तो दोनों का गुणा किया तो आ गया 26,400 वर्ग मीटर। ठीक है, अब आपको मालूम है 10,000 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 हेक्टेयर, तो 26,400 वर्ग मीटर बराबर कितना होगा, इससे 10,000 से भाग दे देंगे तो 1 2 ये कट जाएंगे, 2 जीरो, और 2 जीरो जो बचे यहाँ पर राइट साइड से आप दशमलव लगा दीजिए, 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2.64 हेक्टेयर। ठीक है, अगर आपका यही उत्तर आया है तो बिल्कुल आपको 1 नंबर पूरा पूरा मिलेगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, 15 से छोटी समस्त सम संख्याओं की मध्यिका ज्ञात करो। देखो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर इसमें करना क्या है। तो 15 से छोटी जितनी भी सम संख्या होती हैं, तो 15 से छोटी सम संख्या कौन कौन सी होंगी, 2 होगी, 4 होगी, 6, 8, 10, 12 और आपका हो जाएगा 14। तो ये 15 से छोटी सम संख्या है। सम संख्या वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती। तो यहाँ पर मध्यिका क्या होगी, मध्यिका आपको मालूम है अगर हमने किसी आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रख दिया तो जो बीचों बीच में संख्या पड़ती है वही मध्यिका होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इधर छोड़ देते हैं और 3 इधर छोड़ देते हैं, बीच की बची संख्या 8, तो यहाँ पर जो मध्यिका होगी वो होगी 8। अगला यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, 7 माइनस 2 का 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 13 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 3 प्लस 5, इसका क्या उत्तर आएगा ये देखिए। प्रश्न संख्या 9 जो यहाँ पर है उसका उत्तर कैसे आएगा, देखिए 2 का 3, का मतलब होता है गुणा, तो हमने 2 गुणे 3 कर दिया। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व कर लीजिए, ये 4 माइनस 3 हो गया माइनस का 1, देखिए 4 माइनस 3 1 होता है और बाहर लगा है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो 13 माइनस 1 और ये प्लस का 5। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। 13 और 5 होता है 18, 18 में 1 घटेगा आएगा 17, ब्रैकेट के बाहर लगा है माइनस का चिन्ह, तो ये हो जाएगा माइनस का। 7 माइनस 6 होता है आपका 1, तो 1 माइनस 17 बराबर हो जाएगा माइनस का 16। देखिए ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि ये कैसे हो गया, तो हम उसका भी जवाब आपको देंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है, a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 7 का मान ज्ञात करो यदि a बराबर -2 है। तो यहाँ पर इसमें a की वैल्यू रख देनी है -2। जैसे यहाँ पर दे रखा है a क्यूब, तो यहाँ पर कर देंगे -2 का क्यूब। यहाँ पर 4a स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 4 इंटू a यानी -2 का स्क्वायर, और 3a दे रखा है यानी 3 इंटू -2 और फिर -7 दे रखा है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 का जब क्यूब करेंगे, -2 का जब क्यूब करेंगे तो आएगा -8, 4 लिख दिया, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, 3 दूना हो जाएगा 6 माइनस का -7। अब आप इसको जोड़ लीजिए, जो जोड़ने लायक है वो प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वाले जोड़ लीजिए। तो ये -8, 4 चौको 16 हो गया, ये 6 माइनस का और ये 7 माइनस का। माइनस माइनस वाले जोड़ेंगे तो 8 6 14 7 21 प्लस का 16, -21 प्लस 16, यहाँ पर जो उत्तर आपके सामने आया वो आ गया माइनस का 5। आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 10 कैसे सॉल्व किया गया, कितना आसान। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि 306 और 630 का मासा जो है वो भाग विधि से निकालो। तो यहाँ पर भाग कर देते हैं, छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या में। तो 306 से भाग देंगे 630 में, कैसे होगा, तो 306 दूना 612। ठीक है, अब 630 में 612 घटाया तो आ गया शेषफल बचा 18। अब आगे कुछ भी भाग देने लायक नहीं है, तो ये जो 18 शेषफल बचा है इसी को हम बना देंगे भाजक और भाग देंगे 306 में। ठीक है, ये जो पिछला भाजक होता है यही उठ के यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब 306 में हम 18 से भाग देंगे तो आप देखेंगे 17 बार गुणा करने पर ये पूरा कट गया, यानी शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। हम तब तक करते हैं जब तक 0 नहीं आ जाता। अगर 0 आ गया तो बस वहीं रोक लेंगे और जो अंतिम भाजक होगा लिख लेंगे अंतिम भाजक बराबर 18, अतः मासा बराबर कितना हो जाएगा 18। उम्मीद करता हूं कि ये आसानी से आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, एक बालिका आमों को 4, 6 और 9 की ढेरियों में सजाती है।
प्रत्येक बार एक आम शेष बच जाता है। अब बताइए कि कुल कितने आम थे। यानी कोई लड़की है, वो आमों को 4, 6 और 9 के ढेरों में सजा रही है, लेकिन हर बार क्या हो रहा है, एक आम शेष बच जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 4, 6 और 9 का निकाल लेते हैं लासा। ठीक है, अब लासा निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी लासा आएगा उसमें हम ये देख रहे हैं कि एक आम शेष बच जाता है। शेष कब बचता है, जब संख्या ज़्यादा होती है। ये मैं पहले भी आपको प्रूव करके दिखा चुका हूँ कैसे यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर संख्या जब ज़्यादा होती है तब शेष बचता है। तो शेष बचेगा तो इसका मतलब हम एक ऐड कर देंगे उसमें, तो हमें जो एक्चुअल में संख्या चाहिए वो निकल के आ जाएगी। कैसे करेंगे इसको, यहाँ आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम हमने क्या किया, 4, 6, 9 का लासा निकाला तो आ गया 36। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक बार एक आम शेष बच जाता है। शेष तब बचता है जब संख्या ज़्यादा होती है। तो संख्या को हम कर देते हैं ज़्यादा, 36 + 1 = 37। तो यहाँ पर आपके सामने क्लियर हो गया कि यहाँ पर कुल आम कितने निकल के आए। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी लैंग्वेज ऐसी दे रखी होती है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, आपको साफ साफ जो भी दे रखा है आप उसे देख कर सॉल्व कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13। नेहा, आदर्श और रजिया के पास क्रमशः 2y, 2y + 1 और 3y - 2 रुपए हैं। यदि तीनों के पास कुल मिलाकर 27 रुपए हों तो आदर्श के पास कितने रुपए हैं। देखिए सबके अलग अलग रुपए दे रखे हैं, 2y, 2y + 1 और 3y - 2, और तीनों के कुल मिलाकर 27 रुपए हैं। इन तीनों को ऐड करने के बाद इसको 27 के बराबर रख देंगे तो आपका यहाँ पर y की वैल्यू मिल जाएगी। और जब y की वैल्यू मिल जाएगी तो आदर्श की धनराशि है 2y + 1। 2y + 1 में हम y की वैल्यू रख देंगे तो आदर्श के बाद जितनी धनराशि है वो पता चल जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने तीनों को ऐड कर दिया है और 27 के बराबर कर दिया है। 2y + 3y ये हो जाएगा 4 3 7y, और ये प्लस का 1 ये माइनस का 2 दोनों घट जाएंगे, बचेगा माइनस का 1 बराबर 27। अब माइनस का 1 बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 27 + 1 हो जाएगा आपका 28। 7y बराबर 28 हो जाएगा। अब इस 7 को हम बराबर के उस तरफ भेजेंगे, इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 28/7 बराबर 4, क्योंकि 7 चौको होता है 28। तो y की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 4। अब आदर्श के पास रुपए कितने थे, 2y + 1। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यू रख देनी है 4। तो 2 × 4 + 1 बराबर 9 रुपये। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपका 9 रुपये उत्तर आया है तो आपको 2 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है। यहाँ पर 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। यदि उनका मासा 12 है तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अनुपात में दे रखा है, जब भी अनुपात में देंगे संख्याएं तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, संख्या मान लेते हैं x। तो जो पहली हो जाएगी वो हो जाएगी x, दूसरी हो जाएगी वो हो जाएगी 2x, और तीसरी हो जाएगी 3x, क्योंकि यही तो अनुपात दे रखा है 1, 2, 3 का। तो ये 1 का है, ये 2 का है और ये 3 का है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका x, 2x और 3x आया, इन तीनों का जो मासा निकल के आ रहा है वो है 12। ये प्रश्न में दे रखा है। लेकिन जब हम इनका मासा निकालेंगे तो मासा का क्या अर्थ होता है, मासा का अर्थ होता है जो तीनों में सेम हो। मतलब गुणनखंड करने के बाद तीनों में जो चीज़ सेम होती है वही आपका मासा होता है। तो अगर हम x का गुणनखंड करेंगे तो x ही आएगा, 2x का गुणनखंड करेंगे तो 2 × x आएगा, 3x का गुणनखंड करेंगे तो 3 × x आएगा। अब यहाँ पर बताइए इन तीनों में सेम क्या है, इन तीनों में सेम क्या है, तो इसका क्या मासा निकलेगा, इसका मासा निकलेगा x। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। x, 2x और 3x ये संख्याएं आपकी, और प्रश्न में दे रखा है इसका मासा 12 है, लेकिन जब हमने निकाला तो यहाँ पर मासा निकला x। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये जो x की वैल्यू है वो प्रश्न में दिए गए वैल्यू 12 के बराबर है। तो आप ये समझ गए कि यहाँ पर जो मासा है वो 12 है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल के आ गई 12 निकल के आ गई। तो यहाँ पर जो पहली संख्या थी x थी तो हमने x की जगह 12 रख दिया। दूसरी संख्या थी 2x, तो 2x थी तो 2 × 12 = 24। तीसरी संख्या हमने 3x मानी थी तो x की वैल्यू 12 आई है, तो 3 × 12 = 36। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 24 और तीसरी संख्या 36। कैसे हुआ ये आपने देखा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे हमें बताइएगा, और फिर हम उसको किसी दूसरे वीडियो में अच्छे से और डिस्कस कर देंगे इस तरह के क्वेश्चन।
प्रश्न संख्या 15 है, 5 5 के वर्ग विस्तार पर आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। यहाँ पर सारी संख्याएं दे रखी हैं। ऐसे प्रश्नों में मैंने फिर से आपको वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही होगी 6, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं, तो वो बड़ी संख्या हो गई आपकी 34। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया सबसे छोटी है 6 और सबसे बड़ी है 34। तो हम यहाँ पर वर्ग विस्तार शुरू कैसे करेंगे, तो 6 से छोटा 5 के गुणज में कौन होता है, 5 के गुणज में 6 से छोटा होता है 5। ठीक, अब कितने के वर्ग विस्तार बनाने हैं, 5 5 के बनाने हैं। तो पहला हो जाएगा 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, और यहाँ पर 34 है। तो 34 से बड़ा 5 के गुणज में कितना होगा, वो होगा 35। तो यहाँ पर 30 से 35 इसका आखिरी वर्ग विस्तार होगा। उम्मीद करता हूँ वर्ग विस्तार तो बनाना आप समझ गए। अब कैसे इसको पूरी टेबल बनाएंगे, आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आंकड़ों को भी लिख के रखा हुआ है। ये आपके यहाँ पर देख सकते हैं, ये आंकड़े दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 से शुरू किया। अब 5 से 10 के बीच में कितनी संख्या है वो आप देखिए। तो 5 से 10 के बीच में केवल 6 है। ठीक है, 5 से 10 के बीच में कितनी है, केवल एक संख्या, तो हमने 1 लिख दिया और 1 का टैली चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब 10 से 15 के बीच में कितनी संख्या है, 10 से 15 के बीच में केवल 12 है। तो यहाँ पर 1 यहाँ लगा दिया, 1 यहाँ लगा दिया। ठीक, अब 15 से 20 के बीच में कितनी संख्या है, तो 15 से 20 के बीच में एक 16 हो गई और एक 17 हो गई, और तो कोई संख्या है नहीं, तो 2 संख्या है। तो यहाँ पर 2 लिख दिया और 2 टैली चिन्ह लगा दिए। 20 से 25 के बीच में देख लीजिए कितनी संख्या है, 20 से 25 के बीच में 1 और 2 और 3, 4, 5 और 6। ठीक है, कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया और 6 टैली मार्क लगा दिए। टैली चिन्ह वाले कॉलम में टैली चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि जो 20 होगा, मान लीजिए ये मैंने अभी यहाँ पर 20 ये वाला था 20, इसको हम किस में रखेंगे, इसको सदैव हम निम्न सीमा वाले में रखेंगे। यानी 20 देखिए किस में, निम्न में है, निम्न सीमा के। जैसे ये 20 25 है तो यहाँ पर इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और ये जो 25 होगा जो राइट साइड लिखा होता है वो होता है उच्च सीमा। तो हम निम्न सीमा वाले को लेते हैं लेकिन उच्च सीमा वाले को नहीं लेते हैं। तो जो 20 होगा वो 20 से 25 वाले में जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं 25 से 30 के बीच में कितनी संख्या है। 25 से 30 के बीच में देखिए, एक ये है, 2 ये है और 3 ये है। कुल मिलाकर 3 संख्या है, तो 3 टैली मार्क लगा दिए। अब 30 से 35 के बीच में कितने हैं, तो देख लीजिए, एक ये, 2 और 3, 3 यहाँ पे, तो 3 टैली मार्क यहाँ लगा दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बारंबारता सारणी और टैली चिन्ह लगाना, वर्ग विस्तार बनाना कैसे बनाया जाता है, ये सब आप क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, हर मॉडल पेपर में मैं इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर रखूंगा ताकि आपके दिमाग में मैं बार बार डालने का ये प्रयास करूं कि कैसे वर्ग विस्तार बनना है। क्लियर, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 16 है, पार्क की लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है। इसके मध्य में समकोण पर काटते हुए 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग स्थित हैं। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये समझिए। देखिए, पार्क की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसके मध्य में समकोण पर काटते हुए 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग स्थित हैं। यानी ये ऐसा एक पार्क बना हुआ है और 2 रास्ते समकोण पर बीचों बीच में काट रहे हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने ये गलत किया तो मान लीजिए बहुत बुरी बात है। इसका मैं अलग से पूरा वीडियो समझा चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, हमारे चैनल के वीडियो वाले कॉलम में आप देख सकते हैं, नीचे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या फिर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो कैसे इसको करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमने डायग्राम बना लिया आपके लिए। ठीक है, और इसको, इस रास्ते को हमने ए का नाम दे दिया और ये जो रास्ता है इसको हमने बी का नाम दे दिया। ये दोनों 2 मीटर चौड़े रास्ते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल।
ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखिए। देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले शुरू करें, रास्ते ए का क्षेत्रफल कितना होगा, तो रास्ते ए का क्षेत्रफल यानी ये इसकी लंबाई हो जाएगी जो कि है 70, और ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी जो कि है 2। अभी मैंने प्रश्न में बताया कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 70 गुणे 2 ये हो जाएगा 140 वर्ग मीटर रास्ते ए का क्षेत्रफल। अब बात करें रास्ते बी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये इसकी जो लंबाई है वो है 2, और जो ये कह सकते हैं इसकी जो ये चौड़ाई है वो हो जाएगी 35, क्योंकि ये यहाँ पर 35 दे रखा है, तो ये आपके सामने हो जाएगा 35 गुणे 2 बराबर 70 वर्ग मीटर। क्लियर हो गई बात। अब रास्ते ए का मिला 140, रास्ते बी का मिला 70, लेकिन यहाँ पर जो बीचों बीच ये एरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि उस रास्ते को रास्ते ए ने भी कवर किया हुआ है और उस क्षेत्र को रास्ते बी ने भी कवर किया, यानी वो एरिया 2 बार काउंट हो गया है। तो उस एरिया को हमें एक बार घटाना होगा, क्योंकि सब कुछ सही करने के लिए हमें सब कुछ एक ही बार लेना होगा। अगर कोई 2 बार ले लिया गया तो उसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उसको घटाएंगे तो हम लिखेंगे उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल, यानी जो दोनों में है तो उसे हम उभयनिष्ठ कहेंगे। तो उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई भी 2 होगी, इसकी चौड़ाई भी 2 होगी, तो 2 दूना 4 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, रास्ते का कुल क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं 140, 70 को जोड़ लीजिए और 4 को घटा दीजिए, 140 प्लस 70 हो जाएगा 210, 210 माइनस 4 होगा 206 वर्ग मीटर। अगर आपका 206 वर्ग मीटर आंसर आया है तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 17, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है 1350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। देखिए अब एक मालगाड़ी है, अधिकतर प्रश्नों में आपने देखा होगा जो गाड़ी है वो खंभे को क्रॉस करती है, लेकिन यहाँ पर किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, और वो भी वो 1350 मीटर लंबा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो जैसे आप चाल निकालते हैं, चाल निकालनी है तो उसका फार्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी क्या होगी, दूरी जो होगी वो मालगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ कर निकलेगी, यानी जो यहाँ पर दूरी होगी वो 450 प्लस 1350 मीटर को जोड़ने के बाद आएगी। कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो यहाँ देख सकते हैं। मालगाड़ी की लंबाई 450 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 1350 मीटर, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 450 प्लस 1350 बराबर 1800 मीटर। समय आपके पास दे रखा है 18 सेकंड, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये फार्मूला होता है चाल का। तो 1800 बटे 18 हो जाएगा, तो आएगा चाल निकल के आ गई 100 मीटर पर सेकंड, यानी जो मालगाड़ी की चाल है वो 100 मीटर पर सेकंड आ गई। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, प्रश्न में ये पूछा गया है कि चाल निकालो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको मालूम है जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो आपको 18 बटे 5 से गुणा करना पड़ता है। तो 5 से 100 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20, 20 गुणे 18 यानी 360 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर आपका उत्तर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप आसानी से समझ गए होंगे। देखिए जितने ज़्यादा प्रश्न आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा प्रश्नों को सही करने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो हर तरीके के प्रश्न मैं यहाँ कराता रहूँगा। जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाती तब तक मैं रेगुलर आपको मॉडल पेपर देता रहूँगा, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वीडियो हैं उनको भी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आगे देखते प्रश्न संख्या 18 यहाँ पर दे रखा है x माइनस 1/4 प्लस 2 बराबर 1 प्लस 2x प्लस 3/6। इसको सॉल्व करना था, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सरल सा है। देखिए नंबर को एक तरफ भेज दीजिए और x से जो जुड़े हैं उनको एक तरफ भेज दीजिए। तो ये x माइनस 1/4 यहाँ है, 2x प्लस 3/6 इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में। ये प्लस 2 है, उधर जाएगा -2 हो जाएगा, 1 माइनस 2। ठीक है, ये हो गया -1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, दोनों का निकाल लीजिए लासा, तो आएगा 12। तो 4 3 होता है 12, यानी 3 आया तो 3 को इससे गुणा कर देंगे, 3x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है, 6 दूना होता है 12, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4x, 2 3 6x। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया 3x माइनस 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस 6। जब ब्रैकेट खुलेगा तो बाहर लगा माइनस का चिन्ह, अंदर के सब चिन्ह बदल जाएंगे, -4x माइनस 6 हो जाएगा।
ठीक है। 3x माइनस 3 माइनस 4x माइनस 6, ये जो 12 बटे में था बराबर के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 12 गुणे माइनस 1, तो ये निकल के आ गया आपके सामने माइनस का 12। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3x माइनस 4x घटेगा क्योंकि एक चिन्ह माइनस का है एक चिन्ह प्लस का है, तो ये हो जाएगा x आ जाएगा, चिन्ह लगेगा बड़े का यानी माइनस का। ये जो -3 है ये -6 है, माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं, 6 और 3 हो जाएगा 9, बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, -12 प्लस 9 ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है तो ये घट जाएंगे, तो 12 में 9 घटा आ गया 3, चिन्ह लगेगा बड़े का, ये है माइनस का। तो माइनस एक्स बराबर -3, माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपके सामने 3। अब यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो भी आप नीचे बता सकते हैं कि इसमें क्या डाउट है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये 18 प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे ही लगातार मॉडल पेपर मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। ठीक है, और जो संबंधित टॉपिक्स हैं उनको भी मैं आपको समझाता रहूँगा। अब दोस्तों आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आपको नीचे कमेंट में बताना है कि कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया, या फिर आपके कुल मिलाकर कितने नंबर आए इस प्रश्न पत्र को करने के बाद, आंसर मिलाने के बाद। ठीक है, ईमानदारी से नंबर शेयर कीजिए। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आपको थोड़ी सी बात तो मेरी मान ही सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, प्रश्न पत्र पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मैं देता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।